अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी तक जो है हम लोग प्रोटीन्स और एंजाइम्स को ख़त्म कर चुके हैं और अब हमारे सिर्फ दो बायोमोलिक्यूल्स बचते हैं। उनमें से एक जो है वो हमारा लिपिड्स और दूसरा जो है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, जिसमें हमारे डीएनए और आरएनए रह जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और उसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। तो आज हम लोग जो है वो लिपिड्स से शुरुआत करेंगे। और लिपिड्स पे जाने से पहले हम लोग जो चीज़ हम लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमें किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल की केमिकल एनालिसिस करनी होगी तो हम लोग उसको ग्राइंड करते हैं, उसको फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से गुजारते हैं। तो हमें जो है एंड पे दो तरह की चीज़ें मिलती है, दो तरह की मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इन दो में से जो पहला था दैट वाज एसिड सॉल्युबल पूल, और दूसरा जो था वो हमारा एसिड इन सॉल्युबल पूल। यहाँ पे हमारे ज्यादातर मोनोमर्स जो आते थे जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स को बनाते थे, और इन मोनोमर्स को या फिर इस एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वी कॉल्ड देम एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। हमने इन्हें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्यों कहा? क्योंकि इनका जो साइज है दैट इज यूजुअली फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन। 1000 डाल्टन से हमेशा कम होगा इनका साइज, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो एसिड के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं हो रहे थे और हमारे रिटेंटेट के अंदर आ रहे थे, ना कि हमारे फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। सो दीज वर मोस्टली पॉलीमर्स, ठीक है, हमेशा नहीं, मोस्टली पॉलीमर्स थे। इनका जो साइज था दैट वाज मोर देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से ज्यादा इनका साइज है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल देम एज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हम लोग इन्हें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते थे। अब इन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मिलाकर हम लोग ये कहते हैं कि दीज आर आवर बायो मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हमारे अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स वगैरह वो सारी चीजें आती थी, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो प्रोटीन्स थे या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, और हमारे जो फैटी एसिड, ये लिपिड्स थे, ठीक है, जो भी हमारे बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि ऑर्गेनिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर बेसिकली द साइटोसोलिक फ्रैक्शन एंड दिस इज द ऑर्गेनिल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें दो तरह की चीजें मिलती है। मोस्ट ऑफ दीज एसिड इन सॉल्युबल पूल के अंदर जो चीजें हमें मिलती है उनमें से ज्यादातर ऐसी है जो पॉलीमर्स की शक्ल में है, पॉलीमर्स की शक्ल में है, ठीक है। जैसे हमारे प्रोटीन्स जो है दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसी तरीके से हमारे जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स है दीज आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल शुगर्स। इसी तरीके से हमारा जो न्यूक्लिक एसिड्स है जिसके अंदर हमारे डीएनए या आरएनए आते हैं, ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं डीएनटीपीज, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, या एनटीपीज, आरएनटीपीज, ठीक है। दिस विल फॉर्म आवर डीएनए एंड दिस विल फॉर्म आवर आरएनए, ठीक है। एक है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एक है राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इनके पॉलीमर्स होते हैं। अब यहां पे जो है हमारा इकलौता जो मोनोमर आएगा दैट इज लिपिड्स।
लिपिड्स जो है वो पॉलीमर्स की शक्ल में नहीं होंगे, लिपिड्स जो है वो सिंपल मोनोमर्स की शक्ल में होंगे। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज अराउंड 800 डाल्टन। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि 800 डाल्टन या उससे छोटा। एट मैक्सिमम जो लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट वुड बी 800 डाल्टन। फिर ऐसा क्यों हुआ कि ये हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर मिला, जहां पे हमें जो सारे बायोमोलिक्यूल्स मिल रहे थे दे वर 1000 डाल्टन। क्या हुआ ऐसा? बेसिकली दीज लिपिड्स जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दीज आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। और जब हम इन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को उन फिजिकल और केमिकल कंडीशंस के जरिए से गुजारते हैं जो हमने पहले दिन पढ़ी थी, तो हम लोग क्या देखते हैं कि दे फॉर्म हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस और क्लस्टर्स की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है, या सिंपल मेम्ब्रेन्स की शक्ल में हमें ये एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर मिलते हैं। हालांकि जो लिपिड है ये आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना रहे। इफ वी लुक एट अमाइनो एसिड्स तो यहाँ पे हमारा जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बन रहे हैं। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आ रहे हैं। कुछ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट कर रहे हैं ताकि वो अपना जो सरफेस एरिया है वाटर के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है उसको कम से कम बना सके। बिकॉज ऑफ दिस इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है एंड इट कम्स इन आवर एसिड इनसॉल्युबल पूल अलोंग विद दीज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कोई टिपिकल बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज दिस लिपिड्स। ठीक है, हम इसी लिपिड को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली वाटर इन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। वाटर जो है ये बेसिकली एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हमारे जो लिपिड्स है दीज आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉट जस्ट इन वाटर, इन ऑल पोलर सॉल्वेंट्स दीज आर इनसॉल्युबल। लेकिन लिपिड्स जो है ये सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होगी, कोई चार्ज नहीं होगा, उनके अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जाएंगे हमारे लिपिड्स। ठीक है, अभी तक जो है हम लोगों ने ये देखा है ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। हमारा केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल आता है दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक चार्ज मॉलिक्यूल हमेशा एक चार्ज सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। एक पोलर मॉलिक्यूल हमेशा एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर सब ये सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। तो दैट इज व्हाट लाइक डिसॉल्व्स लाइक मींस। ठीक है, तो लिपिड्स क्योंकि खुद नॉन पोलर है सो दे आर इनसॉल्युबल इन water which is a polar solvent and they are soluble in non-polar organic solvents। ठीक है, लिपिड्स बने किस चीज के हुए होते हैं? लिपिड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
ये 3 एटम्स ऐसे हैं, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे सामने जो है वो लिपिड्स को बनाते हैं। तो लिपिड्स जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हैं। लिपिड्स हैव फैटी एसिड्स, ठीक है। इसका जो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो लिपिड्स को बनाता है, दैट इज फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स लिपिड्स को बनाते हैं। अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये ऐसे फैट्स होते हैं जिनके ऊपर एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। We can show it like this. We have C double bond O, OH. This is our carboxylic acid group. इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ R जुड़ा हुआ हो। R is basically a carbon chain, ठीक है, कार्बन चेन, ठीक है। और इस कार्बन चेन के अंदर 1 से लेकर 19 कार्बन हो सकते हैं। दैट मीन्स एक फैटी एसिड 2 कार्बन से लेकर 20 कार्बन तक लंबा हो सकता है। इफ वी लुक हियर, ये जो है ये अलग है और ये आर ग्रुप के अंदर वाले कार्बन अलग है। ओवरऑल जब हम इसके अंदर कार्बन गिनेंगे एक फैटी एसिड के अंदर, वी वुड से दैट अ फैटी एसिड कैन बी 2 to 20 कार्बन लॉन्ग। आर चेन के अंदर जितने भी कार्बन है उसको प्लस ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। वी हैव C डबल बॉन्ड O, OH, और इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 कार्बन का आर ग्रुप जुड़ा हुआ है और सामने इसको एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। We will call this fatty acid as palmitic acid. इसके अंदर कोई सा भी बीच का कार्बन उठा लो तो that would be like this, CH2, ठीक है। और एंड वाला जो टर्मिनल कार्बन है that would be CH3, ठीक है। बाकी सारे कार्बन क्या होंगे? CH2 होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पे कार्बन क्योंकि दूसरे 2 कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बना रहा है, बाकी की 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन के जरिए से सेटिस्फाई की जाएंगी। और एंड का जो कार्बन है दैट्स ओनली बाउंड टू 1 कार्बन, सो इसको जो है वो 3 हाइड्रोजन इसकी जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल इसके अंदर आया दैट इज palmitic acid. Palmitic acid is basically 15 carbons in R plus 1 carbon of COOH. ओवरऑल जो है ये एक 16 कार्बन का फैटी एसिड बन जाता है। Overall, palmitic acid is a 16 carbon fatty acid with 15 carbons from the R group and 1 carbon from the carboxylic acid, ठीक है। तो इसके अलावा NCERT के अंदर जो एक और एग्जाम्पल दी गई है दैट इज एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड क्या है? ये बेसिकली 20 कार्बन का फैटी एसिड है। अब इस 20 कार्बन में से 19 कार्बन आर ग्रुप के होंगे और 1 कार्बन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होगा, ठीक है। तो यहां पे अब हमने क्या देखा, बेसिकली जो ये आर ग्रुप के अंदर जो हमारे कार्बन है ये सारे सिंगल बॉन्ड्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे? क्या कहीं पे डबल बॉन्ड्स नहीं आ सकते? क्या जो यहां पे हमने ये CH2 बनाया था, कांट इट बी लाइक दिस, और यहां पे जो कार्बन होगा इसके ऊपर सिर्फ एक H हो?
क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फैटी एसिड्स की एक छोटी सी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली ऐसे फैटी एसिड्स होंगे जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होंगे जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे फैटी एसिड्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है उनको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, दूसरा ऐसा जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, दिस वुड बी आवर सैचुरेटेड फैटी एसिड। जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दिस वुड बी अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन वुड बी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा हमारा होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसको जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मूफा, और इसको जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पूफा कहते हैं, ठीक है। सुना होगा आपने, कुछ ऑयल्स ऐसा क्लेम करते हैं कि वी हैव मूफा एंड पूफा एंड समथिंग लाइक दैट इन अवर ऑयल्स। तो दैट्स व्हाट बेसिकली ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द आर चेन, उसको हम लोग मूफा या फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और ऐसा जिसके अंदर मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर पूफा कहेंगे। तो जब सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, व्हाट वुड हैपन एक्चुअली, हमारे पास जो आर चेन्स है, दे विल स्टैक अप ऑन ईच अदर लाइक दिस, ठीक है। एकदम परफेक्टली ओरिएंटेड, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओरिएंटेड है। इसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम इंटरैक्शंस होंगी। ये जो ग्रुप्स है दे विल शो मैक्सिमम इंटरैक्शंस विद ईच अदर, क्योंकि इनका अरेंजमेंट ही ऐसा है दैट दे आर परफेक्टली स्टैक्ड अप अपॉन ईच अदर, ठीक है। तो इंटरैक्शंस जितनी ज्यादा होंगी उस वजह से ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, दीज आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, दैट ब्रिंग्स इन द किंक इन द फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड चेन के अंदर किंक आ जाता है। व्हाट डू आई मीन बाय किंक? बेसिकली क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक तो ये तो छोड़ दो आप, मोनोसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड इटसेल्फ कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो होगा सिस और दूसरा होगा ट्रांस। सिस और ट्रांस, ठीक है। अगर हमारी फैटी एसिड चेन ऐसे जा रही है, यहां पे फॉर एग्जांपल CH2, यहां पे भी CH2, ठीक है, यहां पे भी CH2, यहां पे बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया और हमारा एक हाइड्रोजन यहां पे है और एक हाइड्रोजन यहां पे है। सो दिस इज बेसिकली ट्रांस, ठीक है।
फैटी एसिड की चेन को पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर डबल बॉन्ड आ चुका है। तब तो इसकी इंटरैक्शंस बिल्कुल ऐसी ही होंगी जैसे सैचुरेटेड की थी। लेकिन जैसे ही हम सिस बॉन्ड को यहां पे लाएंगे, ये जो है यहां पे पूरा पलट जाएगा। द मोमेंट ये पलट गया तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली ये एक जो है वो इस तरह से जाएगा और एक जो है वो इस तरह से जाएगा। थोड़ा सा इसको साफ बना लेते हैं, ठीक है। सपोज इसका COOH ग्रुप यहां से है, इसका COOH ग्रुप यहां से है। यहां पे जैसे ही डबल बॉन्ड आया एंड इट्स अ सिस डबल बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन्स एक तरफ अरेंज हो गए हैं, तो बाकी के जो कार्बन्स है वो इस तरह से जब आ गए, सो देयर इज अ किंक, थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया पूरी चेन के अंदर। जब हमारी ये चेन ऐसी स्ट्रेट थी, वी रिप्रेजेंट देम इन डायग्राम्स बेसिकली ऐसे, ठीक है। हम लोग इनको ऐसे दिखाएंगे। सिमिलरली जब ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, हम तब भी ऐसे ही बोलेंगे कि इट इज जस्ट स्ट्रेट, ठीक है। बीच में जब सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ गया तो इसके अंदर जो है एक किंक आ गया। वी विल शो इट लाइक दिस। बाकी मान लो कि बाकी जो है हमारे स्ट्रेट चेन्स है, बीच बीच में कहीं पे ये सिस जो है वो आ रहा है, सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली यहां पे जो ये परफेक्टली अलाइंड आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, यहां पे जो है अब ये परफेक्टली अलाइंड नहीं रहे, ये बहुत दूर हो गया इससे, ठीक है। इसी तरीके से ये आपस में तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये इसके साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है, नजदीक है इसके, लेकिन इंटरैक्शंस जो है वो कमजोर हो गई एंड दिस इंटरैक्शन वुड लीड टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बीइंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर ये ट्रांस है, आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि जब अनसैचुरेटेड होगा सो इट वुड बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये थोड़ा सा इसके पीछे का साइंस था कि कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये किंक कहां से आता है, ठीक है। कहां पे किंक नहीं आएगा वो भी समझ लिया हमने। तो बेसिकली जब किंक आया उसकी वजह से इंटरैक्शंस कमजोर हो गई और हमारा जो फैटी एसिड्स है वो लिक्विड रह गए रूम टेम्परेचर पे। तो इससे हम लोग ये चीज भी बता सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, ठीक है, TM मेल्टिंग टेम्परेचर जो इसका होगा, दैट वुड बी हाई। क्योंकि ये सॉलिड है तो इसको पहले मेल्ट तो करना पड़ेगा, बट यहां पे क्या है, इसका जो TM है दैट वुड बी लो, क्योंकि ये ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ठीक है। तो इसको मेल्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर ये होगा भी सॉलिड और इसको मेल्ट करने की जरूरत पड़ गई तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम होगा। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर हम ये कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि इंटरेक्शन जो है वो आपस में कमजोर हो जाए और हमारा जो फैटी एसिड है वो हमें लिक्विड स्टेट के अंदर मिले, ठीक है। ये मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, यहाँ पे हम थोड़ी सी एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो याद भी रहे। तो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर जो हमारी एग्जाम्पल आती है दैट इज पामेटिक एसिड, जो हम अभी पीछे देख चुके हैं, 16 कार्बन फैटी एसिड चेन, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी एग्जाम्पल आती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर दैट इज एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक acid, that's a 20 carbon fatty acid chain. So this was all about the saturated and unsaturated fatty acids, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पे जाते हैं, जहां पे हमें 3 तरह के लिपिड्स देखने हैं। वन वुड बी सिंपल लिपिड्स, अनदर वुड बी कंपाउंड लिपिड्स और तीसरा वुड बी डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लिख लीजिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में हमारे 3 ग्रुप्स आ जाएंगे। वन वुड बी सिंपल लिपिड्स,
another would be compound या complex lipids, and third one would be derived lipids. ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल लिपिड्स के अंदर हमें क्या समझना है कि हमारा जो सिंपल लिपिड है इसके अंदर जो बैकबोन होगी, बैकबोन मतलब जिसके ऊपर इस पूरे सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर खड़ा होगा, दैट वुड बी यूजुअली ग्लाइसरॉल. ठीक है, ग्लाइसरॉल जो है वो कॉमनली इसकी बैकबोन होगी. आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन इन एनसीईआरटी दैट ग्लाइसरॉल इज अ सिंपल लिपिड. ग्लाइसरॉल कोई लिपिड नहीं है, इट्स ए अल्कोहल. ठीक है, ग्लाइसरॉल का एक और जो नाम है दैट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. आई होप आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज प्रोपेन. ठीक है, वी हैव इन नॉमेनक्लेचर हम लोग ये कहते हैं कि जब एक कार्बन का कंपाउंड होगा विद 4 हाइड्रोजन्स वी कॉल इट एज मीथेन. ठीक है, ऐसे ही फिर आगे चलते हैं हम लोग ईथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन वगैरह. ठीक है, पेंटेन, उससे आगे हम लोग चलते जाते हैं. जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे मेन चेन के अंदर हम उसी हिसाब से नेमिंग करते हैं. सो प्रोपेन क्या होगा बेसिकली, इट वुड बी 3 कार्बन का बेस. ठीक है, और क्योंकि प्रोपेन है एन सिंगल बॉन्ड होंगे सारे. ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर 8 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं. ठीक है, बट यहां पे क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी. इसके अंदर जो हमारे सबस्टेंट्स है, ठीक है, दे आर हाइड्रोक्सी. कितने हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी है. तो क्या होगा बेसिकली, एक हाइड्रोजन जो है वो हर कार्बन के ऊपर से रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय OH. सो दिस वुड बी अवर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन. को हम लोग बुक्स में यूजुअली ऐसे देखते हैं कि ऐसे लिखा हुआ होगा CH2OH CHOH CH2OH. So this is our glycerol or trihydroxypropane that will form the backbone of simple lipids. Most of the simple lipids के अंदर जो backbone होगी that would be of glycerol या trihydroxypropane. अब ये backbone किस तरीके से बनाएगा और हमारे simple lipids कैसे होंगे. ठीक है, so let's make the structure of this glycerol one more time like this. ये हमारे पास है CH2OH CHOH CH2OH. ठीक है, तो हमारे पास एक फैटी एसिड की चेन आ गई. हम लोग कार्बन उसके कितने हैं आर ग्रुप के अंदर हम लोग वो चीज नहीं बता रहे, सिर्फ हम लोग ये बताएंगे कि एक फैटी एसिड की चेन आ गई दैट इज लाइक दिस. ठीक है, C डबल बॉन्ड OH और यहां से हमारा R ग्रुप है. तो क्या होगा जब भी H और OH आपस में सामने आ गए, देयर इज यहां पे क्या होगा बेसिकली, यहां पे वाटर बाहर आ जाएगा. ठीक है, एक का H दूसरे का OH आपस में मिलके वाटर बना लेंगे और बाहर आ जाएंगे. ठीक है, this structure that has been formed here इसको हम लोग कहते हैं मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल.
ग्लाइसरॉल के अंदर एक OH ग्रुप को एक एसाइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया. We will call this as monoacyl glycerol or MAG. ठीक है. And this bond here is called as an ester linkage. ठीक है. ester linkage. तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर बाहर आ गया और इसके बीच में यहाँ पे जो ग्लाइसरॉल है और फैटी एसिड है उसके बीच में एक एस्टर लिंकेज फॉर्म हो गई. अब और एक और फैटी एसिड लेके आ जाते हैं. एक और फैटी एसिड आया, इट विल फॉर्म एन एस्टर लिंकेज विद द नेक्स्ट फैटी एसिड चेन. It would be something like this. अब इसका नाम R नहीं रखते, इसका नाम R1, इसका नाम R2 रखते हैं. हो सकता है ये डिफरेंट हो सकता है R1 और R2 सेम हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो दिस वुड बी अगेन एन एस्टर लिंकेज एंड दिस लिपिड वुड बी कॉल्ड एज डाईएसाइल ग्लाइसरॉल. ठीक है. दिस लिपिड इज डाईएसाइल ग्लाइसरॉल, जिसके अंदर दो OH ग्रुप्स को रिप्लेस कर दिया गया बाय 2 फैटी एसिड चेन्स. ठीक है. अब तीसरा फैटी एसिड आया. ठीक है. और हमारे तीसरे OH को रिप्लेस कर दिया बाय, ठीक है, R3. और एक और हमारे पास यहाँ पे एक एस्टर लिंकेज फॉर्म हो गई. दिस इज अवर एस्टर लिंकेज. इस बॉन्ड का नाम है यहाँ पे एस्टर बॉन्ड. ठीक है. You would study this in chemistry. ये मेरा यहाँ का टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि this is the ester linkage. तो this would be called as triacyl glycerol. ठीक है. ऐसा ग्लाइसेरॉल जिसके अंदर 3 एसाइल ग्रुप्स आके जुड़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्राईएसाइल ग्लाइसेरॉल. ठीक है. तो ये जो है बेसिकली हमारे सिंपल लिपिड्स है. अब ये सिंपल लिपिड्स अगर सॉलिड्स की शक्ल में है, ठीक है, अगर इफ दीज सिंपल लिपिड्स आर सॉलिड्स तो हम लोग कहते हैं बेसिकली दीज आर फैट्स. और अगर लिक्विड है तो हम लोग कहेंगे दीज आर ऑयल्स. ठीक है. फैट्स एंड ऑयल्स. और ये सॉलिड और लिक्विड होना डिपेंड करेगा कि R चेन कैसी है, उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स है, कितने सिंगल बॉन्ड्स है, उस चीज पे डिपेंड करेगा वेदर इट वुड बी अ फैट और इट वुड बी एन ऑयल. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कंपाउंड लिपिड्स. ठीक है. कंपाउंड लिपिड्स. कंपाउंड लिपिड्स के अंदर क्या होगा, बेसिकली हमारा सिंपल लिपिड होगा और उसके साथ एक और कोई ग्रुप अटैच्ड होगा ग्लाइसरॉल के ऊपर इन एडिशन टू द फैटी एसिड्स. तो हम लोग ये कहेंगे कि दिस इज अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसे CH2O C डबल बॉन्ड O R CHO C डबल बॉन्ड O R और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे है CH2. लेकिन इस बार इसके साथ एक और फैटी एसिड चेन नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है. सो दिस वुड बी ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड. ठीक है. एक फॉस्फोलिपिड हो गया यहाँ पे. फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली मेम्ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. हमारे पास जैसे 4 तरह के यूजुअली जो मोस्ट कॉमन है वो कुछ ऐसे होते हैं. ठीक है. फॉस्फेटाडाइल, कोलीन. ठीक है. अगर इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर यहां पे एक
कोलिन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ हो, वी विल कॉल दैट एज फॉस्फेटाइल कोलिन। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास फॉस्फेटाइल आइनोस्टॉल, ठीक है, इसी तरीके से फॉस्फेटाइल डाइल इथेनॉलमीन, इथेनॉल अमीन, ठीक है, फॉस्फेटाइल कोलिन, फॉस्फेटाइल इथेनॉलमीन, फॉस्फेटाइल आइनोस्टॉल एंड फॉस्फेटाइल सेरीन। ठीक है, फॉस्फेटाइल सेरीन। तो यहाँ पे फॉस्फेट के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसकी बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि दीज आर द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक ग्लाइसरॉल की बैकबोन है, हमारे पास कुछ फैटी एसिड्स है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और थर्ड जो हमारा यहाँ पे कार्बन है इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, दिस इज ऑल एन एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोगों के पास बेसिकली ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और उसके अलावा कोई चीज होगी, ठीक है, या फिर बैकबोन, फैटी एसिड और उसके अलावा कोई चीज होगी, तो वी विल कॉल दैट एज अ कॉम्प्लेक्स, या क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो एक एग्जांपल हम लोगों को समझनी है दैट इज लेसिथिन। ठीक है, लेसिथिन में सिर्फ इतना याद नहीं रखना है कि यहाँ पे कोलिन है, बल्कि ये चीज भी याद रखनी है कि इस कोलिन के बगैर जो ये दूसरी चीज है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, सी, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक N होगा, ठीक है, एंड दिस N विल हैव CH3, CH3, CH3. So this basically is our lecithin. It's a complex या compound lipid जिसके अंदर हमारे फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर CH2N CH3 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 ग्रुप जुड़ा हुआ है और दो फैटी एसिड की चेन्स है। We call this as lecithin। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर हमारे ग्लाइकोलिपिड्स आ सकते हैं, ऐसे लिपिड्स जिनके ऊपर शुगर मोइटीज जुड़ी हुई होंगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, मेनली जो है वो एक तरीके से आईडी कार्ड का फंक्शन करती है। इसी के बेसिस पे हमारी जो है वो सेल्स के अंदर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वेदर सेल और हाँ, वेदर सेल इज सेल्फ और नॉन सेल्फ, ये अपनी सेल है कि किसी और की सेल है, ये इसी से बेसिकली किया जाता है। अनदर इज लाइपोप्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनके साथ लिपिड्स अटैच होंगे, एंड देयर वुड बी अनदर क्रोमोलिपिड्स। ठीक है, क्रोमोलिपिड्स, दीज आर बेसिकली पिगमेंट्स। ठीक है, जैसे कैरोटीनॉइड, विटामिन ए वगैरह, वो सारी चीजें वहां पे हमारे क्रोमोलिपिड्स होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं। ठीक है, सो ऐसे लिपिड्स जिनके ऊपर कोई ऐसा कंपाउंड जुड़ा हुआ हो दैट लीड्स टू द कलर फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए के अंदर जो हमारा कैरोटीन होता है, सो वी कॉल दैट एज क्रोमोलिपिड। ठीक है, ऐसे लिपिड्स जिनके ऊपर प्रोटीन्स जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर लाइपोप्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे लिपिड्स जिनके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे, शुगर मोइटीज जुड़ी हुई होगी, वी विल कॉल देम एज ग्लाइकोलिपिड्स। नाउ व्हाट आर डिराइव्ड लिपिड्स? बिल्कुल सिंपल सा है डिराइव्ड लिपिड्स। जब हम सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे, वहां पे जो लिपिड्स हमें मिलेंगे वी विल कॉल देम एज डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, इसके अंदर जैसे हमारा आ जाता है स्टीरॉल्स। ठीक है, स्टीरॉइड हार्मोन्स बनाने में जो काम आता है। ठीक है, तो दीज वर आवर डिराइव्ड लिपिड्स। जब हम सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पे जो हमें लिपिड्स मिलेंगे दोज वुड बी डिराइव्ड लिपिड्स, एग्जांपल स्टीरॉल्स। ठीक है, तो हमने लिपिड्स समझ लिए, सिंपल लिपिड्स जिनके अंदर बैकबोन होगी
ग्लाइसरॉल की और फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ग्लाइसरॉल होगा, फैटी एसिड्स होंगे और कोई और ग्रुप होगा, ठीक है। इसी तरीके से डिराइव्ड लिपिड्स, जब सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस कर दी तो हमें वहां पे डिराइव्ड लिपिड्स मिल गए। इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर याद रखना है, दैट इज ऑफ द लेसिथिन। और मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे नहीं जा रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे नहीं जा रहा जो याद करनी पड़े। अदरवाइज हम लोग जो है वो सिंपल और जो हमारे लिपिड्स की एग्जाम्पल है, फैटी एसिड्स की एग्जाम्पल है, वहाँ पे बहुत कुछ देख सकते थे, ठीक है। लेनोलिक एसिड वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते थे, लेकिन मैं उनमें नहीं जा रहा ताकि ज़्यादा चीज़ें याद ना करनी पड़े। याद करने के मामले में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करेंगे और एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे याद करने वाली चीज़ों में। जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात होगी तो कॉन्सेप्ट्स में आई स्टेप आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत बार, तो दैट इज हाउ आई विल टीच एवरीथिंग, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर पाऊंगा, जितना रेलिवेंट है उतनी ही चीज़ें दूंगा जो याद करनी पड़े। कॉन्सेप्ट्स में हाँ, मैं हो सकता है बाहर चला जाऊँ, कॉन्सेप्ट्स के मामले में थोड़ा सा एनसीईआरटी से डाइवर्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो बट दैट्स फॉर कॉन्सेप्ट्स ओनली, याद करने की चीज़ों में वैसा कुछ नहीं होगा। तो अभी जो है वो कल हम लोग इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड्स, जिसके अंदर हम लोग जो है वो डीएनए पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आरएनए को भी अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है डीएनए और आरएनए वाला पोर्शन यहीं पे खत्म कर देंगे, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पूरी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल को स्टडी करेंगे, वो कल होगा हमारा इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड्स के साथ। उसके बाद जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो हो जाएगा। तो अभी जो है वो मेरे ख्याल से 3 दिन और लगेंगे बायोमोलिक्यूल्स को ख़त्म होने में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। मैं यहाँ पे नीट के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं ऐसी ऑडियंस को पढ़ा रहा हूँ जो जिनको बायोलॉजी पसंद हो, ठीक है। आई डोंट नीड वर्कर्स हेयर, मुझे यहाँ पे नॉलेज को सिंथेसाइज करने वाले लोग बनाने हैं, ठीक है। सो दैट्स द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल, कि हम लोगों को नॉलेज को यूज़ करके काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें नॉलेज बनाने वाले लोग चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, ठीक है। क्योंकि वही एक सोसाइटी की वन ऑफ द बैकबोन्स होती है, नॉट द ओनली बैकबोन, ठीक है। वन ऑफ द बैकबोन्स ऐसे लोग होते हैं जो काबिल हो, जो चीज़ें जो है वो खुद भी करते हो, जो इनोवेटर्स हो। और इनोवेटर इंसान तभी बन सकता है जब जो ऑलरेडी नॉलेज है वो हम अच्छे से समझ के चलते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।